वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल एक ऐसे मुद्दे पर है जिसका सच देखकर दिल दहल जाता है। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में चल रही एक ऐसी सामाजिक बुराई के चेहरे से पर्दा उठाया है जिसमें परिवार वाले ही अपनी नाबालिग बेटियों के शरीर का सौदा करते दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं मां अपनी बेटी का सौदा कर रही है, कहीं पिता, कहीं चाचा, कहीं मामा, कहीं मौसी। मतलब परिवार के लोग ही पैसे के लालच में अपनी फूल सी बच्चियों के शरीर को एक दिन से 1 साल तक के लिए ठेके पर दे रहे हैं। उसके लिए 1 लाख से 7 लाख रुपए तक वसूल रहे हैं और ये सब स्टाम्प पेपर पर दस्तावेजी कार्रवाई के साथ हो रहा है। और ये भी जान लीजिए कि ये कोई रेड लाइट एरिया की कहानी नहीं है, ये सामान्य गांव कस्बे के खाते पीते लोगों की कहानी है। इनके अच्छे खासे घर द्वार हैं, लेकिन ना जाने गुलामी के काल में गरीबी और भुखमरी के कारण पनपी ये सामाजिक बुराई अब तक क्यों, कैसे हमारे समाज में बरकरार है, जबकि हमारे देश में इंसान तो छोड़िए पशु पक्षियों तक की सुध लेने वाले तमाम संगठन खड़े हैं, सरकार है, बड़े बड़े संवैधानिक और शासकीय संस्थान हैं, लेकिन उन नाबालिग बेटियों की सुध लेने वाला शायद कोई नहीं। न जाने सामाजिक चेतना की जागृति में कहां ये चूक रह गई कि आज भी 15, 13, 14 साल की बच्चियों को उनके ही घर के लोग शोषण की चक्की में पीस रहे हैं। 12, 13, 14 साल की छोटी छोटी मासूम बच्चियां। और ना जाने क्यों हमारे ही समाज में ऐसे लोग हैं जो इन बेटियों के सौदागर बने फिर रहे हैं और उनका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा। ये बेहद ही संवेदनशील और हृदय विदारक विषय है। आज सवाल हमारे देश समाज के लोगों पर ही है। आज सवाल हमारी सामाजिक व्यवस्था पर है। सवाल सरकार की नीतियों और सत्ता की मंशा पर भी है। आज सवाल पूरे सिस्टम से है। वो नाबालिग बेटियां जो बोल नहीं पा रही, आज उनके सवालों को लेकर आपके बीच खड़ा है आज तक। और पूरे देश से, समाज से, उन माता पिताओं से, उन सौदागरों से और उन बेटियों के खरीदारों से पूछता है आज तक कि देश में बेटियां बिकेंगी कब तक। आज इसी सवाल पर हम विशेषज्ञों के साथ बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया। उसी देश के एक हिस्से में बेटियों का सबसे घिनौना सौदा हो रहा है। सरेआम बेटियों की बोलियां लगाई जा रही हैं। आज तक की टीम खुफिया कैमरे के साथ राजस्थान में बूंदी जिले के गांव पहुंचती है और यहां जो कुछ कैमरे में कैद होता है, यकीन मानिए उसे देखकर पैरों तले जमीन खिसक जाए। ये लाखन है, बूंदी के रामनगर गांव में बेटियों का सौदागर या कहें बेटियां बेचने वाला बिचौल है। इतना बहुत सारी लड़कियां हैं गांव में, कम से कम 50-60 लड़कियां। लड़कियां दिखा दूंगा आपको, जो पसंद आएगा आपको ये पसंद है लड़की, तो उससे बातचीत कर लेंगे उसकी मम्मी पापा से। हाँ, ये सब कर सकते हैं। अच्छा, वो कितना उम्र होता है उसकी? होगा कम से कम 14 साल 15 साल। अच्छा। लाखन हमारे सामने नाबालिग लड़कियों के सौदे की मध्यस्थता करता है और ये भी कहता है कि बहुत आसानी से सब कुछ करवा देगा, बस कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर खाना पूर्ति करनी होगी। इस सौदेबाजी में इतना ही लिखना होगा, लड़कियों को होटल में नाच गाने के लिए भेजा है। लिखत पढ़त में क्या करो, लिखोगे क्या लिखते हो आप लोग जब भेजते हो? अच्छा, यहाँ ये लिखते हैं नाचने गाने के लिए, बस ये लिखेगी होटल में नाचने गाने के लिए भेजिए। अच्छा, बाकी वो सारा काम करेगी। वो तो आर्ट है अपनी, वो तो आर्ट है। कोई रात दरबार पुलिस वाले देख लेने, वो तो आर्ट है। अच्छा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपने देखा कि राजस्थान के इस गांव में कैसे बेटियों का सौदा किया जा रहा है, कैसे बिचौलिए बेटियों की सौदेबाजी के कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवा रहे हैं। और अगले दिन आज तक की इन्वेस्टिगेशन टीम को 2 लड़कियां दिखाता है। ये दोनों लड़कियां अपने चाचा के पास रहती हैं, जिसका नाम है जितेंद्र। और ये चाचा एक 14-15 साल की लड़की की कीमत 6 से 7 लाख रुपए बताने लगता है और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करने की बात भी कहता है। करवा लेना अदालत की सीढ़ी जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। तो मेरे जरूरत पड़ गई सीढ़ी जी रख लो के यार के 1 साल पे रख लो कि क्या नाम से दे देना का 6-7 लाख रुपए दे दे। उस वाला सिस्टम। अच्छा, 1 साल का 6-7 लाख रुपया, ये बात है। 1 साल बाद वापस आ जाती है? आ जाती है। जैसे आपका टाइम पूरा हो गया, लड़की घर पर। तो देखा आपने कैसे लड़कियों का चाचा जितेंद्र और बिचौलिया लाखन आज तक के खुफिया कैमरे पर बेटियों का सौदा कर रहे हैं।
ये है तनु, जो अपनी 2 सगी बेटियों को बेचने के लिए तैयार हो गई और अपनी एक बेटी की कीमत 3 लाख रुपए बताती है। 2 बेटी मेरी, ये भी है, एक बम्बई भी रहती है। अच्छा, 2 बेटी है। आपकी अपनी बेटी है, आपने खरीदा हुआ है? नहीं, खुद की है मेरी। ये नहीं, ये एक तो ये आई जा। ठीक है। ये बता क्यों भेज रही हूँ? आंटी ने थोड़ा मकान करके आरसीसी डलवाऊंगी, इसके लिए भेज रही हूँ। आपने देखा किस तरह से सवाई माधोपुर में एक मां ने अपनी बेटियों की बोली लगाई। हमारा अगला पड़ाव राजस्थान में टोंक जिले का जयसिंहपुरा गांव। हमारा खुफिया कैमरा टोंक में खुलता है और एक खौफनाक सच कैद करता है। यह है रवि, अधेड़ उम्र का शख्स 1,70,000 रुपए में अपनी भांजी बेचना चाहता है और उसे बेचने के लिए राजी भी हो जाता है। बहन की लड़की है। अच्छा, ये बहन की लड़की, आप मामा हैं? अच्छा, तो क्या उम्र है इस लड़कियों का? की उम्र होगी 17-18 साल बस। अब ये तो कम से कम मिलेगा 1,70 से कम मिल जाएगी। बेटियों के बाजार में बेटियों की बोलियां सुनकर दिल दहल जाता है। आखिर ये हो क्या रहा है? क्यों बेटियों को बेचा जा रहा है? और आज तक की इन्वेस्टिगेशन टीम के कैमरे में ये सब कैद होता है। जगह गांव बोरखेड़ी, मध्य प्रदेश। नाम विजय, धंधा बहन की सौदेबाजी। खुफिया कैमरे में बेनकाब हुआ ये चेहरा विजय नाम के सौदागर का है। वही विजय जो अपनी ही बहन की सौदेबाजी करते हुए खुफिया कैमरे में कैद हुआ। वो कितने साल की है? 16 साल। 16 साल की लड़की। काम सब बढ़िया करेगी, व्यवस्थित नाटक वाटक काम में। चाहे अब 4 काम कराओ या 5 काम कराओ, नाइट नहीं रुकेगी। नाइट रुकेगी, एक रात रुकेगी, किसी के पास सिंगल आती। मेरे को 10,000 रुपये रोज की चाहिए, भले आप 4 काम कराओ दिन में या एक रात रुकवाओ। आप ये कह रहे हो कि 3 लाख रुपया आपको चाहिए? ऐसा ही घिनौना सच हमारे खुफिया कैमरे में दूसरे बाजार में भी कैद होता है। जगह है गांव बरदिया, मध्य प्रदेश। नाम है बबलू, धंधा बेटियों का दलाल। खुद के घर की लड़की है या बाहर की लड़की? अपनी यहीं की परिवार की सही परिवार की। तो किस एज की लड़की है? किस उम्र की हो जाएगी? हो जाएगी 15 के लमसम। 15-16 साल की, 14 साल की लड़कियाँ कितनी लगती है? 4-5 मिल जाएगी। 4-5 मिल जाएगी। खुफिया कैमरे पर दलाल बबलू कबूल करता है कि बाजार में 15 नाबालिग मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल सिर्फ 5 ही सौदे के लिए तैयार है। सवाल ये कि बच्चियां किसकी हैं? तो दलाल बबलू ने दावा किया कि सभी लड़कियां उसके परिवार की हैं। मतलब बरदिया गांव में भी बेटियों का बाजार लग रहा है। जगह पिपलिया जोधा गांव, रतलाम, मध्य प्रदेश। नाम किरण उर्फ नेहा, धंधा बेटियों की सौदेबाजी। हमारी तहकीकात के दौरान किरण उर्फ नेहा बेनकाब, जो 2 लाख रुपए में अपनी बहन की बेटियों को बेचने के लिए तैयार हो गई। किरण उर्फ नेहा की सौदेबाजी का सच सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कौन है? मेरी सिस्टर की। अपनी सिस्टर की? नहीं, खुद की सिस्टर की। अच्छा, उस लड़की के माँ बाप को देना है या आपको देना है? मेरा। मुझे कितना है? जिस लड़की को आपने दिखाया है, आपकी अपनी बहन की बेटी है ना? हाँ, मेरी सिस्टर। तो इस लड़की का मुझे कितने देने पड़ेंगे? महीने के 2 लाख। किरण ने खुफिया कैमरे पर कबूल किया कि बच्ची के माँ बाप को सौदेबाजी की जानकारी है, यानी माँ बाप की मर्जी से बेटी का सौदा हो रहा है। सवाल है कि मध्य प्रदेश में बेटियों की सौदेबाजी का बाजार लगाए सौदागर बैठे हैं, लेकिन पुलिस और सरकार आंखें मूंद कर बैठी। मोहम्मद हिजबुल्लाह, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक। क्या पुलिस प्रशासन को इस बारे में जानकारी नहीं, या फिर है तो भी बचाने की कोशिश की जा रही है? सरकार के नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है, इसको रोकने की कोशिश आखिर क्यों नहीं की गई? बाल संरक्षण के नाम पर तमाम तरह के अधिकार दिए गए हैं अलग अलग संस्थाओं को। वो संस्थाएं क्यों नहीं सामने आती ताकि इस पर लगाम लगाई जा सके? मां बाप ही अपनी बच्चियों का सौदा करने के लिए अगर बाजार में बैठ जाएंगे तो जरा सोचिए आखिर होगा क्या। इसी पर बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। शाजिया इल्मी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुजाता पांडे जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। योगिता भयाना जी, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, महिलाओं के लिए काम करती हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के हमारे साथ हैं। सायरा शाह हलीम जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और कुछ ही देर में प्रियांक कानूनगो भी हमारे साथ होंगे, जो कि चेयरपर्सन है एनसीपीसीआर के। आप सभी से चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले राजनीतिक बयानबाजी इस पूरे मामले में। जब आज तक ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए यह खबर दिखाया, तो उसके बाद नेताओं की ओर से क्या बयान सामने है आया, वो सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा की करेंगे शुरुआत।
महिलाओं के साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटना किसी भी राज्य में हो, उसको हमें सिंगल हैंडेडली कंडेम करना है और कानून व्यवस्था को उसके पक्ष में लाके खड़ा करना है। तो विषय ये है कि जहाँ जहाँ इस तरीके की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं सामने आए, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो बंगाल हो या कोई भी राज्य हो, वहाँ पर तुरंत जो जवाबदेही है वो प्रशासन की बनती है और नियम कानून के अनुसार ऐसे सब मामलों में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, तो पाप है, महापाप है। आप जानते हैं कि जिस भारत में लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ, दुर्गा माँ, पैसा चाहिए तो लक्ष्मी माँ, ताकत चाहिए तो दुर्गा माँ और शिक्षा चाहिए तो सरस्वती माँ, जो हालात क्रिएट हुए हैं उन हालात में आप ये मानकर चलिए कि चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, इस तरह के कहीं पर भी आपका जो स्टिंग ऑपरेशन है, हमारे पास आपके ऑपरेशन की रिपोर्ट हम ले लेंगे आपसे। हम आज तक का सम्मान करते हैं, हर नेशनल मीडिया कोई भी हो, स्टेट मीडिया और मीडिया जो समाज के दर्पण के रूप में कहीं कोई बुराई है उसको उजागर करता है, तो हम आपको धन्यवाद देते हैं। उसकी पूरी जांच करके आप ये मानकर चलना, कहीं पर भी ऐसा हुआ है तो आपको सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी किसी भी कीमत पर। हालांकि मेरी जानकारी में नहीं है सारा मामला, मुझे पता नहीं है, लेकिन आप यदि ये कह रहे हैं कि आज तक कोई स्टिंग ऑपरेशन है और जब स्टिंग ऑपरेशन ही आ गया तो मतलब सब क्लियर है, तो स्टिंग ऑपरेशन तो हमेशा क्लियर होता है। लेकिन ये मानकर चलना, इस तरह के मदर फादर, इस तरह के परिवार जो अपने घर की बच्चियों के साथ इस तरह का महापाप कर रहे हैं, तो ऐसे परिवारजनों के खिलाफ, उनके मदर फादर के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और ऐसी जगहों पर ऐसी सख्त कार्रवाई करेंगे। हालांकि ये माना जा रहा है कि राजस्थान में या मध्य प्रदेश में या देश में इस तरह की परंपराएं बहुत पहले रुक गई, ऐसा माना जाता है। ऐसे एक्शन हुए थे पहली सरकारों के। अब यदि वापस ये बात आई है, आज तक इस बात को उठा रहा है, तो आज तक की इस बात को, पूरी स्टोरी को लेकर और पुलिस डिपार्टमेंट को देंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई नजर आएगी, मान लेना। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। आपको बताते चले, महिला आरक्षण बिल को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी है। महिला आरक्षण बिल को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया था, दोनों ही सदनों से पास कराने के बाद, और अब से कुछ ही पल पहले कानून बन गया है महिला आरक्षण बिल। राष्ट्रपति की ओर से इसे मंजूरी दे दी गई है, लेकिन महिलाओं को कब तक इंतजार करना पड़ेगा 33% आरक्षण सदन में पाने के लिए, ये सवाल अभी कायम है। लेकिन अच्छी खबर इस वक्त यही है, अब कानून बन चुका है महिला आरक्षण बिल, जिसको लेकर सालों से राजनीति होती आई है। महिला आरक्षण बिल को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी है। जरा सोचिए, देश के दो चेहरे को लेकर इस वक्त हम डिबेट में आगे बढ़ेंगे। एक तरफ महिलाओं के, बेटियों के सशक्तिकरण के लिए महिला आरक्षण बिल पास हुआ, कानून बन चुका है, राष्ट्रपति जो खुद महिला हैं उनकी ओर से इसे मंजूरी दी गई है। जबकि दूसरा जो इसी देश का स्याह पक्ष है, राजस्थान और मध्य प्रदेश का, जहां पर बेटियों को उनके ही माता पिता बीच बाजार में बोली लगा रहे हैं और उनके जिस्म के जरिए पैसे कमा रहे हैं। इसको रोका कैसे जाए? शाहज़ैल अल्मी जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, कौन है जिम्मेदार इसके लिए? अगर अब तक ये कुरीति खत्म नहीं हो पाई, मध्य प्रदेश में सालों से आपकी सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, सरकार और प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा है, किसी को खबर नहीं है। शाहज़ैल अल्मी जी। जी चित्रा जी, बहुत ही दुखद है ये, और ये देखा नहीं जा रहा है। मुझे लगता है दिल को झकझोरने वाला, रूह को कपा देने वाले ये दृश्य आपने दिखाए हैं। और मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि खुद ही के घर के माँ बाप, आपकी सगी खाला या मौसी या मामा ऐसी चीज को की इजाजत दे रहे हैं, अपनी बेटियों की बोली लगा रहे हैं। और सबसे जरूरी तो मैं कृतज्ञ भी हूं आपके स्टिंग ऑपरेशन के लिए। और मैं वाकई में, आपने जैसे पहले कहा कि इसमें क्या राजनीतिक बयानबाजी हो, ये तो हमारा जो समाज है उसके बिल्कुल कहना चाहिए बिल्कुल गिरे हुए जो मूल्य हो सकते हैं, इससे ज्यादा गिरावट नहीं हो सकती किसी चीज में, तो ये उसकी कहानी बताता है। और मैं कृतज्ञ भी हूँ आपके स्टिंग ऑपरेशन की प्रति, कि दिखाता है आईना हमको कि हम क्या हैं, हम क्या हो गए हैं। और मैं ये भी इसके साथ कहना चाहूंगी कि एक बहुत जरूरी चीज आपने इसमें की है, आपने इन लोगों को, ये जो दरिंदे भी नहीं कह सकते इनको, राक्षस भी नहीं कह सकते, क्योंकि इन्होंने इन सारी इंतहाओं को पार कर दिया है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने इनके चेहरे दिखाए हैं। तो अभी पहली बार समाज में ये कौन लोग हैं, ये कैसे मामा हैं, ये कैसी मासी हैं, ये कैसी माँ हैं, ये कैसे पिता और भाई हैं,
जो अपनी बच्चियों का ऐसा सौदा करते हैं, ये देखने को मिल रहा है। इसके लिए मैं आपको पूरी तरह से दिल से धन्यवाद दूंगी कि हमें पता चल रहा है कौन है। अगर मीडिया कैमरे वहां तक पहुंच सकते हैं, दूसरी बात प्रशासन की कार्रवाई, उनका एक्शन क्यों नहीं पहुंच सकता? यही तो बड़ा सवाल है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या देश का कोई भी हिस्सा, क्योंकि ये सिर्फ 2 राज्यों की कहानी नहीं है, कई राज्यों से इस तरह की खबरें और तस्वीरें अक्सर सामने आती हैं। तो सवाल पलटकर आपसे पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, क्या उसको जानकारी नहीं है, या जानकारी रहते हुए भी क्योंकि चली आ रही है सालों से इस तरह की गलत है? बिल्कुल, रोका क्यों नहीं गया, कार्रवाई क्यों नहीं की गई? माता पिता अपनी कितनी बच्चियां नाबालिग होंगी, कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इतनी बच्चियां बिल्कुल होनी चाहिए। मैं पूरी तरह से शर्मसार हूँ चित्रा जी, मैं आपसे क्या बोलूं। मतलब अगर ये हो रहा है, अगर घर के लोग कर रहे हैं, तो बाहर जो हमारा संविधान है, जो महिलाओं को प्रोटेक्शन देता है, इसमें कितनी बच्चियां नाबालिग होंगी? इसमें नाबालिग ही बच्चे नहीं हो, किस कौन अपने मन से करना चाहेगा बताइए आप? तो बिल्कुल होना चाहिए इसमें कोई एफ और बट नहीं है, कोई दो राय हो ही नहीं सकती। और मुझे लगता है जो लोग जहां से जो आपने इलाके दिखाए हैं, वहां के जो पुलिस थाने हैं, तो मैं इस बात को कभी यकीन नहीं करूंगी कि वहां के लॉ एंड ऑर्डर को, प्रणाली को, या वहां के पुलिस को इस बात का, और इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है धड़ल्ले से, उनको खबर नहीं थी। तो मुझे लगता है वो उतने ही उनकी भी जवाबदेही उतनी बनती है। और इससे मैं मतलब इससे ज्यादा शब्द नहीं मेरे पास। अब उन लोगों की ओर से रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई, यही तो बड़ा सवाल है। जो बातें आपकी ओर से कही जा रही है, सरकार, प्रशासन, वहां पर जो स्थानीय थाना है, वहां के जो पुलिस वाले हैं, वहां का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, अगर उसको जानकारी है तो बेटियों को फिर भी आप दलदल में जाने क्यों देते हैं? योगिता भयाना जी, आपके पास आते हुए, बेटियों के लिए बहुत सारे कामकाज आपकी ओर से किए गए हैं। इस तरह की कुरीतियां इस देश के भीतर रही थी, हम लोगों को लगता था 1980-70 में इसको खत्म किया जा चुका है, लेकिन अगर आज की तारीख में भी माँ बाप अपनी बेटियों की बोली लगाएंगे तो बेटियों को इंसाफ कहां से मिलेगा? 24 घंटे होने को हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश की पुलिस ने, वहां की सरकारों ने क्या एक्शन लिया है, यह भी बड़ा सवाल है। योगिता, चित्रा जी, शब्द नहीं है और बिल्कुल खून खौल रहा है। ऐसा ये सब देख के देखा भी नहीं जा रहा, मतलब पूरी बात सुनने का भी दम नहीं है कि किस तरह से वो बच्चियां कितनी असहाय हैं। क्योंकि बाहर वाले दरिंदों से तो लड़ाई कर सकते हैं, जब घर में ही आपके साथ आपके माँ बाप या आपके अंकल जिन पे आप भरोसा करके रह रहे हो, वो ही आपको मतलब सुनना भी नहीं जा रहा था। वो बोल रहे थे मुझे तो 10,000 चाहिए, वो एक लड़की के मामा बोले मुझे तो 10,000 चाहिए, वो चाहे कितनी बार भी उसका इस्तेमाल हो। मतलब किस तरह का समाज है। और क्या हम बड़ी बड़ी बातें करें, क्या अभी आरक्षण पे आपने मतलब बधाई दी और उसमें सेलिब्रेट करने का भी मन नहीं करा, क्योंकि वो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। पर क्या करें, सच्चाई तो ये है, और ये सच्चाई हम सबको मतलब पता होने के बाद भी हम असहाय हैं कि हम अपनी बच्चियों को बचा नहीं पा रहे हैं। हम कहते हैं पॉक्सो में सर ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि डेफिनेटली ये एक रेप की घटना है, इसको रेप बोल सकते हैं, क्योंकि नाबालिग बच्चियों को चाहे वो माँ बाप ही उसको धकेल रहे हैं, पर डेफिनेटली वो रेप की कैटेगरी में आता। इतने सारे बलात्कार रोज हो रहे हैं, नाक के नीचे तो मैं नहीं बोलूंगी, वो नाक के नीचे नहीं, हम सब बोल रहे हैं पुलिस की नाक के नीचे, प्रशासन की नाक के नीचे। यहां मैं डिसएग्री करती हूँ। ये प्रशासन और पुलिस की साठ गांठ में हो रहा है, और वहां तक ये माफिया फैला हुआ है, और वहां तक पूरे इस जो ये पैसे की लेन देन है वहां तक जाती है। क्योंकि उसको बोलने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, हम सबको मालूम है ये सच्चाई, तो उसको खुल के बोलना चाहिए कि किस तरह का समाज है। आप बच्चियों की आबरू के ऊपर आप पैसा कमा रहे हैं, मतलब घर वाले भी मिले हुए हैं, प्रशासन भी मिला हुआ है। और अगर अभी ये बात सामने आ गई है, शुक्रिया आपके चैनल का, तो मुझे लगता है अभी प्रियांक जी भी जुड़ेंगे और इतनी बड़े बड़ी संस्थाएं हैं, हम भी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सुनकर तो मतलब रुका भी नहीं जा रहा कि क्या करें, इतना असहाय महसूस हो रहा है। बिल्कुल मतलब लग रहा है कि ये क्या हो गया। हमें जरा सोचिए, जब हम अपने शब्दों को बयान करने में इतने असहाय महसूस कर रहे हैं, जिन बेटियों के ऊपर ये गुजर रही होगी, उनके सारे सपने तोड़कर 12 से लेकर 15-16 साल तक की बच्चियों को उनके माता पिता, उनके भाई, परिवार के लोग जब दूसरों को बेच रहे होंगे, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। और वो तो अपनी पीड़ा किसी और से व्यक्त भी नहीं कर सकती, क्योंकि परिवार के लोग हैं। होता है, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो फिर बेटियां इंसाफ के लिए किसके पास जाएं? विक्रम सिंह जी, मैं आपको लेकर आना चाहूंगी। पुलिसिया साठ गांठ है क्या, जैसा कि योगिता भयाना यहां पर बता रही हैं? ऐसा तो संभव नहीं है ना कि वहां की पुलिस प्रशासन को इस बारे में जानकारी नहीं हो, और अगर जानकारी है उसके बावजूद ये हो नहीं दिया जा रहा है। चित्रा जी, आपको और सभी विदुषी पैनलिस्ट को बहुत बहुत नमस्कार और नमन। मैं आप सबकी वेदना
मैं सम्मिलित हूं और आपकी वेदना को समझ रहा हूं। मेरे पास शब्द नहीं व्यक्त करने को अपनी हार्दिक पीड़ा को लेकर के। लेकिन जो प्रश्न योगिता जी ने और आपने उठाया है, निसंदेह ये कलंक, इसके बराबर के हिस्सेदार माता पिता मामा मौसी तो जो हैं, जैसा शाजिया जी ने फरमाया है। लेकिन पुलिस ये संगठित अपराध है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम फलता फूलता तभी है जब स्थानीय पुलिस और प्रशासन की मिली भगत हो और बराबर के हिस्सेदार हो। बिना हिस्सेदारी के ये अनुकंपा के आधार पर अपराध नहीं होते हैं, ये मौन मूक स्वीकृति मूक सहमत से नहीं होते हैं, ये होते हैं बराबर की हिस्सेदारी से। और ये शर्म आनी चाहिए जिन्होंने वर्दी पहनी है, जो शासन प्रशासन से तनख्वाह लेते हैं और बच्चियों का सौदा वहां हो रहा है। क्या अपनी बच्ची उनको दिखाई नहीं पड़ी जब इस तरीके के जघन्य कृत्य उनके सामने हो रहे हैं, ये पाशविक कृत्य हो रहे हैं? आपने सही कहा, इन्हें तो रावण हिरण्यकश्यप जरासंध को भी शर्मिंदा कर दिया इन लोगों ने। तो चित्रा जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके स्टिंग ऑपरेशन में 3 बातें साफ हो गई। पॉक्सो एक्ट और धारा 363 366 आईपीसी, इसका अपराध पंजीकृत होना चाहिए। जिनके बयान आए हैं उनको एक्स्ट्रा जुडिशियल कॉन्फेशन मान करके अपराध पंजीकृत करके ऐसी कार्रवाई हो जो कि एक नजीर बने, और जिनको जरा से भी शर्म होया हो वो ये तो पद से इस्तीफा दें, जैसा सरकार उनको बर्खास्त करे। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये मौजूदा वक्त की जरूरत भी है, क्योंकि अगर इसको यहीं पर नहीं रोका गया तो जरा सोचिए फैलते फैलते न जाने कितने घरों को ये अपनी चपेट में ले लेगी। सुजाता पांडे जी, मैं अब सीधे आपके पास आती हूं, क्योंकि पुलिस प्रशासन के ऊपर तो यहां पर सवाल खड़े हो ही रहे हैं, लेकिन सरकार की मंशा को लेकर भी कई तरह के सवाल हैं। सरकार जिस दिन चाह लेगी उस दिन इन कुरीतियों को वहीं पर खत्म कर दिया जाएगा, फिर सरकार क्यों नहीं चाहती है? देखिए चित्रा जी, पहले तो इंडिया टुडे आपको और आपके साथी पत्रकारिता को ऐसी साहसिक पत्रकारिता करने के लिए मेरा नमन है, क्योंकि बहुत समय ऐसे स्टिंग ऑपरेशंस में पत्रकार के जान को भी खतरा होता है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात जो आपका सवाल है, और ये जो आपका शीर्षक भी था कि बेटियां बिकेंगी कब तक, तो तब तक बिकेंगी चित्रा जी जब तक पॉलिटिकल विल या राजनीतिक इच्छा शक्ति का भयंकर अभाव खत्म नहीं होता। और ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता चित्रा जी, तो आईपीसी 370 को एनएपी में कोई अपडेट अभी तक क्यों नहीं है, जिसके अंदर में पीड़िता को प्रूव करना पड़ता है कि उसके साथ बल प्रयोग हुआ है, उसके साथ उत्पीड़न हुआ है। ये वैसा ही है जैसा रेप के लिए 2 फिंगर टेस्ट हुआ करता था। ये वैसा ही है जैसा कि डेटा बताता है कि 28 राज्य और 8 यूटीज में से 22 राज्यों में चित्रा जी बंधुआ मजदूर, जो कि तस्करी का एक बहुत, जहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बहुत बड़ा एंगल है, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। वहां पे किसी भी तरह के अपराध, जो सरकारी अधिकारी है उनके संलग्न होने पे जो सवाल उठाए गए, उनपे भी ना कोई कभी जांच बैठी है, ना कोई इसकी रिपोर्ट आई है, ना ही उसकी कोई प्राथमिक जांच भी की गई है। तो ये दिखाता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति का कितना अभाव है। दूसरा, 1976 से लेके आज तक चित्रा जी हमने सिर्फ बंधुआ मजदूर जो होते हैं, जो लड़कियां बेच दी जाती हैं, और वो चाहे वो वेश्यावृत्ति में होती हैं या फिर वो बॉन्डेड लेबर्स की तरह काम करती हैं, सिर्फ 3,13,962 लड़कियों को हमने रेस्क्यू किया है, जबकि उनकी संख्या तकरीबन 80 लाख बताई जाती है। 80 लाख चित्रा जी। उसके बाद हर राज्य में चुनाव होते हैं। आप मुझे एक राज्य बताइए जहां पे महिला सुरक्षा का मॉडल उस चुनाव का विषय है। हम महिलाओं को 500 रुपए का गैस सिलेंडर, 2,000 रुपए और 3,000 रुपए अकाउंट में जरूर दे देते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए मॉडल कैसा हो कि कोई राज्य नहीं, सिर्फ 30 सेकेंड, बस राइड फ्री जरूर देते हैं, लेकिन उसी बस में महिला का रेप ना हो, इसकी उसकी जानकारी या उसकी बात एक राज्य का नहीं करता। ये हर एक राज्य की बात है, और ये कभी चुनावी मुद्दा नहीं बनता, क्योंकि महिलाएं सिर्फ सरकार का एक इकबाल होता है, पुलिस प्रशासन का एक डर होता है। दोनों ही राज्यों को उठाकर देख लें, इन लोगों के भीतर किसी का भी डर दिखाई नहीं देता है। सारा शाह हलीम जी, सीधे आपके पास आते हुए, नाबालिग बच्चियां हैं ये, 12, 13, 14 साल इनकी उम्र है, जिनको बेचने का काम उनके माता पिता या फिर रिश्तेदारों की ओर से किया जा रहा है। पॉक्सो एक्ट है, तमाम तरह की दूसरी धाराएं लगी हैं, लेकिन अभी तक ढाक के 3 पात वाली स्थिति क्यों बनी हुई है? और जो बाकी मेहमानों की ओर से जो बातें कही गई हैं उस पर भी आपकी टिप्पणी, कौन है जिम्मेदार इसके लिए सीधे तौर पर? जी, तो चित्रा जी, जब तक राजनीतिक इच्छा ऐसी घटनाओं को समाप्त नहीं करेगी तो इस तरह की घटनाएं घटेंगी नहीं, बल्कि बढ़ती चली जाएंगी। अभी आप देखिए, हाल में एक बहुत बड़ा एक रेस्क्यू मिशन हुआ जहाँ पे 1600 बच्चियों को ट्रैफिकिंग से बचाया गया, और उसमें आरपीएफ भी शामिल था।
तो अभी हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि हम लोग जो है टेक्नोलॉजी में कितने एडवांस हो गए, तो निगरानी रखनी चाहिए, रेलवे की पूरी मैपिंग होनी चाहिए, और जितने भी यहाँ पे जो ट्रैफिक कंट्रोल है वहां पे मैपिंग होनी चाहिए। तो ये निगरानी रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस की बात करें, तो कड़ी निगरानी क्यों नहीं रख रहे हम लोग, एक विजिलेंस क्यों नहीं रख रहे? क्योंकि यहाँ पे बच्चियां अगर ट्रैफिक हो रही है जिसमें रिश्तेदार माँ बाप भी शामिल है, तो ये लानत की बात है। यहाँ पे नागरिक पे एक लानत होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग दोष तो राजनीतिक दल पे देते रहते हैं, लेकिन घर में क्या चल रहा है यही तो सवाल है ना। जी खरीदार है, सामाजिक तौर पर एक बड़ी आबादी ऐसी भी तो है जो छोटी छोटी बच्चियों का सौदा करने के लिए पहुंच रही है। कार्रवाई उनके खिलाफ भी होनी चाहिए। जो लोग खरीदार हैं उन बिचौलियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और माता पिता अपने बच्चों को अगर गंदे धंधे में धकेल रहे हैं तो उनके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनके पास ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी है। आप जरा सोचिए, एक एक महीने के लिए 3-3 लाख रुपए ले रहे हैं अपनी बच्चियों के, एक दिन के 10,000 रुपए वसूले जा रहे हैं। सारा शाह हलीम जी, आदत से पड़ गई है उन लोगों को, ऐसा लग रहा है। ये हमारे समाज की जो स्थिति है, ये पूरे विश्व में, एक मिनट में खत्म कर दीजिए, ये जो हमारे समाज की जो छवि जा रही है, ये पूरे विश्व में ये बहुत ही दर्दनाक छवि और बहुत ही गंदा घिनौना छवि जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग विमेन एम्पावरमेंट, हम लोग औरतों की खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं, जो खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे घर के माँ बाप सौदा कर रहे हैं, खुले बाजार में बच्चियों को बेच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कह रही हूँ, ये जो नेक्सस या कोई भी सांसद, कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी नेता अगर ऐसी घटनाओं और ऐसे गंदे व्यापार में शामिल है, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए और अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी कैसे तय की जाएगी, कड़ी से कड़ी सजा कैसे सुनाई जाएगी? जब स्टिंग ऑपरेशन आएगा उसके बाद सरकार जागेगी, उसके पहले क्या सरकार का कोई इकबाल नहीं है? मुझे लगता है विक्रम सिंह जी, मैं आपके पास आते हुए, बार बार कहा जाता है कि पुलिस का एक डर होता है, बहुत सारी चीजें खाकी वर्दी वालों को देखकर ही नहीं होती है समाज के भीतर, लेकिन यहां पर तो डर नाम की भी कोई चीज नहीं है। पुलिसिया कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़े ताकि चाहे वो माँ बाप हो, देखिए ऐसे माँ बाप के ऊपर भी शर्म आती है जो अपनी छोटी छोटी बच्चियों को पैसे के लिए इस गंदे धंधे में धकेल रहे हैं। वो भी ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे की कमी है, उनको आदत पड़ गई है। 3-3 लाख रुपए एक महीने के वसूली जा रहे हैं अपनी बच्चियों के शरीर के बदले। विक्रम सिंह जी, पुलिसिया कार्रवाई क्या होनी चाहिए? चित्रा जी, डर तो तब होगा जब पुलिस का काम करे। जब रक्षक ही भक्षक का काम करेगा तो कैसा डर? जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का? जब बराबर की हिस्सेदारी है इस घृणित अपराध में तो डर काहे का? ये तो मिलजुल करके एक अपराध किया जा रहा है, मिलजुल करके बेटियों का सौदा किया जा रहा है। डर वहां होता है जहां पुलिस काल बल करके खड़ी हो जाए, अपराध किया और हमने मिट्टी में मिलाया। यहां दिखाई ये पड़ रहा है संगठित अपराध। आपने 5 केस बताए, लाखों का वारा न्यारा घंटों में हो गया, और जहां करोड़ों का वारा न्यारा हो तो ये ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुझे उम्मीद थी, मैं बड़ा निराश और हताश हुआ ये देख करके कि इस जघन्य अपराध में, संगठित अपराध में शासन प्रशासन के सम्मिलित होने की पूरी संभावना है। अब पुलिस के नेतृत्व की ये जिम्मेदारी है, समाज की ये जिम्मेदारी है कि जीरो टॉलरेंस प्रदर्शित करते हुए ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध वही सजा होनी चाहिए जो शीर्षस्थ अपराधी की होती है। बल्कि अपराधी से ज्यादा मैं कहूंगा, न केवल विभागीय कार्रवाई बल्कि जेल की सजा भी होनी चाहिए और तत्काल सेवा मुक्त होना चाहिए। मैं फौरन लौट रही हूं, और भी बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब आप लोगों से लूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ प्रियांक कानूनगो लाइव जुड़ चुके हैं। आप चेयरपर्सन हैं एनसीपीसीआर के, आपका बहुत स्वागत है सर। और आज तक के इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, हम लोगों ने पिछले साल भी राजस्थान सरकार को एक रिपोर्ट भेजी थी। उनको ये बताया था कि राजस्थान में पर्टिकुलर कुछ कम्युनिटीज की बच्चियों को बेचा जा रहा है। उनको हमने फैक्ट्स बताए थे। केवल 3 गांवों में हमने ये जांच करके बताया था कि 46 बच्चियां गायब है। हमने बहुत सारी उनको ऐसी जानकारी दी थी जिससे ये स्पष्ट होता था कि लड़कियों को ट्रैफिक करके लाया जा रहा है, बेचा जा रहा है। चित्रा जी, आप कल्पना करिए,
हमने उनको जो केस बताया था, 8 साल की लड़की, 8 साल की लड़की की मां की उम्र 71 साल, इस तरीके के फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए गए थे। ये बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है। हमने चीफ सेक्रेटरी राजस्थान को पिछले साल इस पर जांच करने के लिए कहा था, 11 बिंदुओं की रिपोर्ट उनको दी थी। डीजीपी को हमने अलग से बोला था, लेकिन आज तक हमको राजस्थान सरकार का उत्तर इस मामले में नहीं दिया गया है। खबर तो मध्य प्रदेश से भी है ना सर? केवल राजस्थान सरकार को आपने नोटिस भेजा था, मध्य प्रदेश की भी बच्चियों को ऐसे ही बाजार में बेचा जा रहा है। डेफिनेटली मध्य प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसके अलावा दिल्ली में भी हमने वो कम्युनिटी आइडेंटिफाई की है जहां बच्चों को, छोटी उम्र के बच्चों को वेश्यावृत्ति में धकेला जा रहा है, उनकी ट्रैफिकिंग की जा रही है। हमने किसी भी राज्य सरकार को आगाह करने में, चेतावनी देने में कोई कोताही कभी नहीं बरती है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिला प्रशासन हो या राज्य सरकार हो, वो हाथ पर हाथ रख के बैठी हुई है और बच्चे बिक रहे हैं। बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए आप लोग काम करते हैं, यहाँ पर कहां बड़ी चूक रह गई कि आप लोगों के होते हुए भी छोटी छोटी बच्चियों को इस तरह के गंदे धंधे में धकेला जा रहा है? चित्रा जी, हम लोगों के रहते हुए हमारा जो काम होता है वो होता है सरकार को समय रहते आगाह करना कि आपके यहाँ ये गड़बड़ हो रही है, इसको ठीक करिए। सरकारें अगर नहीं सुनेंगी, सरकार अगर जवाब नहीं देगी, तो उस स्थिति में हम लोग हेल्पलेस होते हैं, हम काम नहीं कर सकते हैं। क्या किसी भी सरकार की ओर से आपको इस बारे में सहयोग नहीं मिला? चाहे मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार हो या अशोक गहलोत की राजस्थान सरकार हो, किसी भी सरकार ने मदद नहीं की क्या आपको? देखिए राजस्थान सरकार को हमने जो 11 बिंदुओं की एक बहुत डिटेल रिपोर्ट सौंपी थी, अगर आपके कैमरामैन उस रिपोर्ट की तरफ कैमरा करेंगे तो मैं दिखा पाऊंगा। हमने इतनी डिटेल रिपोर्ट उनको सौंपी थी, ठीक है। इस डिटेल रिपोर्ट में हमने 11 बिंदुओं में उनको बताया था कि उन्हें क्या क्या काम करना है। इसमें हमने जाकर के भीलवाड़ा के 3 गांवों में जब ये ट्रैक किया कि कितनी बच्चियां आंगनवाड़ी में भर्ती हुई, उनमें से कितनी बच्चियों का स्कूल में ट्रांजिशन हुआ, उनमें से कितनी बच्चियां स्कूल 8वीं तक पढ़ के बाहर आईं और 9वीं की क्लास में गईं, वहां पे बच्चे गायब थे। ये जो स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए, वहां 46 लड़कियां 3 गांव में गायब थीं। हमने इस सैंपल के आधार पे पूरे राजस्थान में 20 योजनाएं उनको बताई जिनका उनको उपयोग करना था। ये इंडिकेटर्स उनको दिए कि इन इंडिकेटर्स के आधार पे वो मैपिंग करें। उसके बदले में उन्होंने हमको ये एक पन्ने का जवाब पकड़ाया है जो एकदम वेग है और बिना किसी बात का है। वो ये कह रहे हैं कि हमने बाल विवाह पे रोकथाम के लिए वहां पे सेंसिटाइजेशन कर दिया। अरे भाई, बच्चे बेचे जा रहे हैं, आप बाल विवाह पे सेंसिटाइजेशन कर रहे हो। मुझे लगता है कि एक आंकड़ा देश को दिखाना चाहिए और उसके बाद आपसे मेरा अगला सवाल होगा। नाबालिग बेटियों की तस्करी का ये आंकड़ा दिखा रहे हैं साल 2021 का। देश में 1307 है, मध्य प्रदेश में 56 है, दूसरे नंबर पर आता है 22 के साथ राजस्थान। तो नंबर 1 तो मध्य प्रदेश है। राजस्थान सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, इसका जवाब आप दीजिएगा। आप लोगों ने पलटकर जब सवाल पूछा तो उधर से क्या जवाब मिला, और मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से भी मदद क्यों नहीं की जा रही है अगर नाबालिग बेटियों की तस्करी के मामले में वो नंबर 1 पर है? तो 56 का आंकड़ा है मध्य प्रदेश का। देखिए 20 साल से एक सरकार है, 15 महीने को छोड़ दें तो 46 लड़कियां तो मैं आपको 46 लड़कियों के बारे में बता रहा हूं जो 3 गांव में गायब है। पूरे राजस्थान में अगर इस तरीके के केसेस की रिपोर्टिंग नहीं की जा रही है, इस तरीके की बातों को दबाया और छिपाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं घटनाएं नहीं हो रही। केवल 3 गांव में 46 लड़कियां गायब है तो 20 बच्चों के गायब होने का आंकड़ा ही झूठा है, एकदम गलत आंकड़ा है। रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। और किन कम्युनिटी में, किसी कम्युनिटी का नाम लेके उसकी नेमिंग शेमिंग नहीं करना चाहता, लेकिन किन कम्युनिटीज में ये प्रेवलेंट है, उसको किस प्रकार रोका जा सकता है, क्या उसके प्रिवेंशन के तरीके होंगे, ये सारा हमने बताया है। जैसे स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है, वैसे हमने इनके अधिकारियों की ट्रेनिंग की है, उनकी बैठकें की हैं, उनको समझाया है। उसके बाद अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है तो इस प्रकार की स्थितियां आ रही हैं कि रिपोर्टिंग ही नहीं हो रही है राजस्थान में। फिर तो ये दिक्कत हर एक सरकार को लेकर होगी ना।
ये सिर्फ राजस्थान मध्य प्रदेश की बात नहीं है। अगर वहां पर सरकारें होते हुए भी महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए इतने सारे कामकाज चुनाव में गिनाए जा रहे हैं, उनके सशक्तिकरण की बातें कही जा रही हैं, और दोनों ही सरकार, चाहे वो बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश की हो, कांग्रेस की सरकार राजस्थान की हो, यानी कि दोनों का चरित्र बेटियों के मामले में एक जैसा है। ये बात तो बिल्कुल निकलकर सामने आ गई, क्योंकि आंकड़ा, और ये आंकड़ा हम अपने मन से सामने नहीं रख रहे हैं, जो आंकड़े उधर से जारी किए जाते हैं सरकार की ओर से, संस्थाओं की ओर से, वही आंकड़े इस वक्त देश के सामने हम रख रहे हैं। अब मेरा अगला सवाल प्रियांक कानूनगो जी आपसे ये है, इस तरह की कुरीतियों को दूर करने के लिए सामाजिक तौर पर किस तरह के प्रयास किए जाने की जरूरत है? क्योंकि 1960-70 के दशक में हम सब जानते हैं कि किस तरह से नाबालिग छोटी छोटी बच्चियों का विवाह बुजुर्गों से कर दिया जाता था, माता पिता पैसे ले लेते थे। हालांकि उस समय की परिस्थिति अलग थी, कुछ जगहों पर पैसे की कमी की वजह से भी इस तरह का सौदा, हालांकि वो भी पूरी तरह से गलत था, लेकिन सौदेबाजी होती थी। लेकिन आज की तारीख में अगर उसी तरह की चीजें देखने को मिले तो ये सभी को, हम सबको शर्मिंदगी से भर देती हैं। सामाजिक तौर पर किस तरह के प्रयास किए जाने की जरूरत है ताकि इसको तत्काल रोका जा सके? देखिए, पर्टिकुलरली इस मामले में जो अलार्मिंग स्थिति हमको पता चल रही है, जो अलार्मिंग सिचुएशन मिल रही है, उसमें ये संकेत मिल रहे हैं कि ये कम्युनिटीज में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बच्चों को किडनैप करके ला रहे हैं, एबडक्ट करके ला रहे हैं, खरीद के ला रहे हैं, और उनके आधार कार्ड में उन्हें खुद का बच्चा बनाकर बता करके नया आधार कार्ड बनवा लेते हैं। हमने वहां डीएम्स को यह आगाह किया है, हमने स्टेट गवर्नमेंट को आगाह किया है कि आधार कार्ड बनाने के इन मामलों पे सख्ती बरती जाए और इस तरीके से ये ना किया जाए। दूसरी बात हमने जो वहां बोली है वो ये बोली है कि बच्चे 6 से 14 साल की उम्र में स्कूल में होते हैं, 0 से 6 साल की उम्र में आंगनवाड़ी में एनरोल्ड होते हैं, तो यहाँ पूरा का पूरा एक ट्रैकिंग मैकेनिज्म जो सरकार का एस्टेब्लिश्ड है उसमें मॉनिटरिंग की जरूरत है। हमने 20 अलग अलग प्रकार की स्कीम्स बताई हैं कि जिन स्कीम्स का फायदा दे करके हम परिवारों को सशक्त बना सकते हैं कि उनको बच्चों को बेचने की जरूरत ना पड़े। तो हर तरफ सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो फैसिलिटीज हैं वो उपलब्ध हैं। जरूरत इस बात की है कि कानून का सख्ती से पालन करवाया जाए। देखिए, समाज को जागरूक करने के 2 तरीके हैं। पहला ये कि आप उनको कानून के बारे में बताएं, और दूसरा ये कि जहां कानून बना है तो सख्ती से उसकी पालना करवाएं। अगर सख्ती से कानून का पालन नहीं होगा तो सॉरी टू से हम बच्चों को सुरक्षित करने में विफल होते रहेंगे। और ये हर एक राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, इससे वो पल्ला नहीं झाड़े, बेटियों की सुरक्षा के लिए ये सुनिश्चित करे कि वहां पर अगर उनके खिलाफ कुछ भी होता है तो जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन प्रियांक जी, यहाँ पर आपने एक बड़ी बात कही है। आपने कहा है कि नकली फर्जी आधार कार्ड बनवाया जाता है, उसमें बच्चियों को, जो माता पिता नकली माता पिता होते हैं, वो अपना मतलब ये लोग ट्रैफिकिंग के धंधे में लगे हुए हैं बेटियों के, और इस तरह का फर्जीवाड़ा भी चल रहा है। फिर ये तो और ज्यादा चिंता का विषय और सबब बन जाता है। देखिए, मेरे चित्रा जी मेरे पास जो प्रमाण है, आप बताइए, एक महिला की उम्र अगर 71 साल है तो उसकी बेटी 8 साल की कैसे हो सकती है? जाहिर है, अगर 8 साल की बेटी है तो उसने जब बेटी को जन्म दिया तब उस माँ की उम्र रही होगी 62 साल। ये बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है कि 62-63 साल की अवस्था में कोई महिला किसी बच्ची को जन्म दे। क्या ये मैंने जिन डॉक्टर से बात की, आयोग में जो चिकित्सीय उम्र का जो फासला आप बता रहे हैं, हमारे स्टिंग ऑपरेशन में है, यानी कि ये दोनों ही स्थितियां हमारे पास प्रमाण है, यानी कि ये दोनों ही स्थितियां हैं, अनियमितता जो भी हो, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? प्रियांक जी, और एक और सवाल यहां पर जहन में आ रहा है, विदेशों में अगर बच्चों के साथ इस तरह का कोई भी बर्ताव होता है तो सीधे बच्चों को सरकार अपने संरक्षण में ले लेती है। क्या यहां पर भी इस तरह के उपाय अपनाने की जरूरत नहीं है? डेफिनेटली इस तरीके के प्रयास कई बार हुए। जैसे मध्य प्रदेश में एक जावली करके योजना बनाई गई, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से उस योजना का गवाह रहा। ऐसे जातियों के बीच में मैंने खुद पर्सनली काम किया है, और इन बच्चों को हॉस्टल में रखना, एक लंबे समय तक हॉस्टल में रख के पढ़ाना, निश्चित रूप से इस रूढ़िगत, इस पीढ़ीगत बुरे पेशे से बच्चों को बाहर लाने का एक तरीका है। हमको एक पीढ़ी की पूरी पीढ़ी को वहां से बाहर निकालना होगा। यही वहां पे इस वक्त जरूरी है और यही आवश्यक है। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। प्रियांक जी, एक आखिरी सवाल संक्षेप में आपसे चाहूंगी, इस स्टिंग ऑपरेशन के सामने आने के बाद अब क्या एक्शन होना चाहिए? क्या कार्रवाई आप लोगों की ओर से की जाएगी? कई नाबालिग बच्चियां इसमें दिख रही हैं। देखिए,
डेफिनेटली आपकी रिपोर्ट आने पर आयोग दोबारा इसका संज्ञान लेगा और दोबारा जो भी विधि के अंतर्गत हमारे को आवश्यक कदम उठाने होंगे हम उठाएंगे और आपको समय के रहते उसको अवगत कराएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आज तक से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। प्रियंक कानूनगो, चेयरपर्सन एनसीपीसीआर की आप सुन रहे थे। कुल मिलाकर स्थिति हालात बेहद गंभीर है। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बेटियों को हर हाल में बचाना होगा। बेटियां आखिर कब तक इस तरह से मंडी में उनकी बोली लगाई जाती रहेगी? माता पिता ही इसके लिए जिम्मेदार बताए जाते होंगे। मुझे याद आता है 1960 और 70 के दशक में भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर की ओर से गीत लिखे गए थे इसी सामाजिक कुरीति पर, बेटी बेचवा के नाम से। तब से लेकर आज तक अगर आप उसको सुनेंगे तो लगेगा कि हालात जस के तस हैं। एक तरफ चंद्रयान 3 में हमारे देश की बेटियां, महिलाएं बड़ी भूमिका निभा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां से शर्मनाक तस्वीरें बच्चियों को लेकर सामने आ रही हैं, जिसको हर हाल में रोकना होगा और कड़ी और बड़ी सजा उन लोगों के लिए मुकर्रर करनी होगी जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।